रवीश कुमार इस समय के दुर्लभ प्राणी इसलिए हैं कि वह ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। विचारधारा महत्वपूर्ण है या कला महत्वपूर्ण है? आपके लिए सफलता की परिभाषा क्या है? तो डिजिटल मीडिया तो अच्छा मीडियम था, माध्यम था, जहाँ पे आप अपनी समीक्षा लोगों तक पहुँचा रहे थे। तो फिर आज के दौर में इस किताब की क्या ज़रूरत है? तो जो लोग अभी या तो रंगमंच में है या जो पीढ़ी आने वाली है रंगमंच में, उनको आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? रंगमंच में मेरी रुचि है तो मैंने रंगमंच में पीएचडी की है और विपुल लेखन किया है उसमें। लंबा समय दिल्ली में थिएटर देखने में मिला, फिल्म फेस्टिवल्स हो रहे हैं, अभी ये बहुत सूखा पड़ गया है दिल्ली में। कला बिना विचार के नहीं हो सकती है और आप कोई ना कोई विचार तो दें। तो रंगमंच में आने वाला आदमी यह सोच के आता है कि उसको कम में गुजारा करना है। नमस्कार, दी चर्चा देखने वाले, सुनने वाले और समझने वाले तमाम दर्शकों को प्रणाम है हमारा। मेरा नाम आर्यन राज सिंह है और मुझे बरगद बेहद पसंद है। बरगद का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मूलतः मुझे जो समझ में आता है, एक तो बरगद पेड़ के लिए मशहूर है और दूसरा कि बरगद रूपक है। रूपक है कहानियों का, रूपक है जिंदगियों का और कई सारी जिंदगियों को पोषता है बरगद। और आज जिस बरगद की छाँव में मैं उपस्थित हूँ, मैं उनके बारे में जितना कहूँ कम है। वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे कार्यरत हैं। उसके बाद हाल में ही इनकी पुस्तक आई है वैकल्पिक विन्यास, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कुछ समय के लिए पत्रकार भी रहे, कुछ समय के लिए मशहूर रहे अपने कॉलेज के दिनों में, अपने विश्वविद्यालय में मशहूर रहे अपने कार्य को लेके, और उसी कार्य और उसी काम पे हम आज चर्चा करने पहुँचे हैं। डॉक्टर अमितेश कुमार, स्वागत है सर आपका। शुक्रिया शुक्रिया। सबसे पहली चीज़ तो ये जो आपका इतना उतार चढ़ाव रहा है, सीतामढ़ी से आप आते हैं, बिहार की उस माँ जानकी की भूमि से आते हैं और फिर दिल्ली, फिर इलाहाबाद और फिर बीच में एनडीटीवी का भी एक सफ़र रहा। तो इस सफ़र को थोड़ा सा एक छोटे से शब्दों में थोड़ा बताइए कि किस तरीके का रहा। शुक्रिया कि आपने इतने व्यस्त समय में बात निकाल के मुझसे बात करने के लिए चुना है। पहले मैं असहमति से बात करता हूं कि वो बरगद ठीक है, मेरा भी प्रिय वृक्ष है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का तो प्रतीक चिन्ह ही बरगद है, तो हम लोग उस बरगद के नीचे हैं। तो मैं बरगद तो अपने को नहीं मानता हूँ फिलहाल। लेकिन अब दूसरी बात पे आते हैं कि सफ़र, मतलब हम लोग बेलें हैं, वृक्ष हैं जो एक दूसरे को सहारा देने का काम करते हैं, दूसरे छोटे छोटे वृक्षों को, लेकिन बरगद के रूप में नहीं, किसी और रूप में माली की तरह सींचने का काम करते हैं, ये कह सकते हैं आप। ये सफ़र उतार चढ़ाव जैसा कुछ नहीं है, यह एक लीनियर सफ़र ही है कि चूँकि हम लोग बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप सब जानते हैं कि 10वीं तक की पढ़ाई तो हम लोग के समय में वहाँ ठीक थी, अब उसकी स्थिति ठीक नहीं है। तो सरकारी स्कूल, पहले कॉन्वेंट में, फिर सरकारी स्कूल में 10वीं और फिर 12वीं पटना से किया और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वहाँ से बाहर निकला तो दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी तक की पढ़ाई की, बीए एमए और फिर पीएचडी तक की पढ़ाई की। कुछ दिनों के लिए वहीं पे पढ़ाना शुरू किया, फिर वो नौकरी भी छूटी और उसके बाद कुछ 6-7-9 महीने स्ट्रगल के रहे, जिसमें फ्रीलांसिंग किया, कुछ अतिथि अध्यापन किया और उसके बाद एनडीटीवी में काम किया लगभग 2 साल 4 महीने के करीब, और ठीक ठाक काम किया। वो काम लोगों के नज़र में भी आया और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नौकरी मिल गई तो यहाँ पढ़ाने लगा हूँ। यहाँ पे जब आया तो कुछ छात्रों का मेरा सौभाग्य था कि मुझे कुछ छात्रों का संपर्क मिला, उन्होंने मुझे खोजा, मैंने उन्हें नहीं खोजा, और उन्होंने अपनी टीम बनाई और मैं उनकी टीम का एक तरह से मॉनिटर कह सकते हैं आप, कि दिशा निर्देश देने वाला। वो खुद कुछ करते हैं और मैं उनको एक शेप देने का, आकार देने का काम करता हूँ। तो तब से ये लगभग 3.5 साल से यूनिवर्सिटी थिएटर का सिलसिला चल रहा है। रंगमंच में मेरी रुचि है तो मैंने रंगमंच में पीएचडी की है और विपुल लेखन किया है उस पर, ये कह सकते हैं आप। और देश के बेगूसराय, भोपाल, आजमगढ़ या इधर रीवा और फिर उधर नीनासम, हेगड़ू जैसे शहरों में भी थोड़ा घूम घूम के रंगमंच देखा है। लंबे समय 10-12 सालों से रंगमंच फॉलो कर रहा हूँ, तो रंगमंच को गहराई से जानने की कोशिश में लगा हुआ कि रंगमंच में, और इसी बात को लेखन के जरिए लोगों के सामने तक लाने की कोशिश करता हूँ। इसी क्रम में यह किताब भी है जो आपके सामने है, वैकल्पिक विन्यास, जिसमें हिंदी रंगमंच का ऐतिहासिक लेखा जोखा है। तो अब यहाँ से किताब के प्रकाशन के बाद अब एक दूसरी अलग तरह की यात्रा शुरू हो सकती है जी। और दिलचस्पी के क्षेत्र में रंगमंच है
तो ग्रामीण रंगमंच में मैं सक्रिय रहा हूँ। मेरे गांव में अपनी एक हमारे हम उम्र लोगों ने एक नाटक मंडली बनाई थी 2005 में। अच्छा, तो उसके जरिए हम लोग वहाँ गांव में भी नाटक करते हैं साल में एक बार छठ के अवसर क्या पर। नाम है मतलब उस मंडली उसका का? मंडली का नाम है अभिरंग कला परिषद। ओके। ये पूर्वी चंपारण के इलाके में है, जी। पजियरवा गांव में। तो वहाँ भी हम लोग हर साल नाटक करते हैं। कोविड के चलते 2 साल बंद था, लेकिन फिर 2021 से वो शुरू हो गया है। उसके बाद जो आपने सीतामढ़ी की बात की, तो सीतामढ़ी मेरा जन्मस्थली है। घर मेरा मोतिहारी में है, पूर्वी चंपारण में, और पालन पोषण बड़ा हुआ हूँ मैं पश्चिमी चंपारण में। अच्छा। तो इन 3 जिलों का अनुभव है। और जो रंग संस्कार है, रंगमंच देखने और करने की जो सलाहियत है, वो मुझे मेरे गांव से और मेरे मामा के यहाँ से मिली है। मामा गांव में मेरे यहाँ बहुत नाटक होता था। दुर्गा पूजा के षष्ठी से लेकर 9वीं तक 4 नाटक कमोबेश हुआ करते थे। जी। 4 या 5 नाटक हमेशा होते थे। तो हम लोग उसमें अग्रिम पंक्ति में जाके शाम से ही बोरा बिछा के और बैठा करते थे और नाटक देखते थे। तो नाटक देखने की जो एक लत लगी, सो अभी भी लगी हुई है। और वो कहते हैं कि जब आप किसी काम में आनंद लेते हैं और उसी काम को आप अपने काम का जरिया बना लेते हैं ना, तो वो फिर काम जैसा लगता नहीं है। तो ये सफ़र ऐसा कुछ उतार चढ़ाव वाला है नहीं, मुझे बहुत एक प्लेन सा ही सफ़र लगता है। आगे इसमें उतार चढ़ाव आए तो अलग बात है। ठीक बात। देखिए, ये सुख होता है साहित्यिक लोगों से बातचीत करने का कि हमने कहा छोटे में बताने का और सर ने इतना वक्फा लिया। तो मतलब मैं अपने आप को बतौर विद्यार्थी ही सीख रहा हूँ कि जो कह रहे हैं सुन रहे हैं और वो हम समझ रहे हैं। तो दूसरा सवाल ये कि सर थोड़ा सा मतलब कॉलेज को आपने ऐसे फटाफट निकाल दिया, वो थोड़ा सा मतलब आपकी स्नातक कैसे हुई, मतलब वो किस विषय में? क्योंकि ये कॉलेज का लाइफ, बीए का लाइफ मेरा उतना हैपनिंग था नहीं। अच्छा। हम लोग इवनिंग कॉलेज में थे, समय की किल्लत होती थी वहाँ। शाम 3 से 6 ज़्यादा स्ट्रगल बस से आने जाने का था, क्योंकि कॉलेज दूर था। कौन सा कॉलेज था? ये था मोतीलाल नेहरू कॉलेज इवनिंग, और दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज था। तो उसमें जो उस कॉलेज में भी उतना एक्टिविटीज़ होती नहीं थी। तो हम लोग कुछ मित्रों की मंडलियाँ थी जो कॉलेज से लौटने, कॉलेज जाने और फिर कॉलेज में लेजर क्लास के पीरियड में कुछ हंसी मजाक करने, कुछ गाने गुनगुनाने तक ही सीमित था। जी। एमए के दिनों में भी लाइफ मेरी हैपनिंग नहीं थी। कि एमए के दिनों में दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या होता है कि आप डिपार्टमेंट में क्लास करते हैं और कॉलेज में केवल इनरोलमेंट होता है। तो वहाँ कॉलेज की साहित्य परिषद में सक्रिय था, लेकिन वो उतना गतिविधि युक्त क्षेत्र नहीं था। तो उस तरह, और डिपार्टमेंट में वो गतिविधियाँ होती नहीं हैं। और एक बार जब पीएचडी में आ जाते हैं तो फिर आप अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में आ जाते हैं। हाँ, लेकिन ये हो रहा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय एक सांस्कृतिक स्थल भी है कि वहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम हुआ करते हैं। कॉलेज के फेस्ट हुआ करते हैं। तो उन कॉलेज की फेस्ट में हम लोग बहुत घूमते थे। तो हम लोगों ने बहुत लोगों को ऐसे लाइव परफॉर्मेंस करते हुए देखा, अनुभव लिया, जैसे हंस राज हंस को, या यूफोरिया बैंड है उसको, या इंडियन ओशन को, या के सोनू निगम, बहुत सारे ऐसे कलाकार को हम लोगों ने लाइव परफॉर्मेंस करते देखा, उसका अनुभव लिया। फिर स्पिक मै के नाम की एक संस्था है जो युवाओं में सांस्कृतिक तैयारी करने के लिए वो ट्रेनिंग देती है शास्त्रीय कलाओं के प्रति। अच्छा। शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय वादन, उसके साथ। तो मैं स्पिक मै के साथ लगभग 2 साल तक जुड़ा रहा, उसका स्वयं सेवक के तौर पे काम किया। उस दौरान बहुत सीखने को मिला। और उस दौरान हिंदी, पूरे भारत के जो कला मूर्धन्य हैं, जैसे बिरजू महाराज हैं, या शिव कुमार शर्मा हैं संतूर वादक, या गिरजा देवी थी, या पंडित हरि प्रसाद चौरसिया हैं, या जाकिर हुसैन हैं जो तबला वादक हैं। तो इन लोगों को नज़दीक से देखा, क्योंकि इन लोगों का बैक स्टेज मैनेजमेंट किया, इन लोगों को रिसीव किया, इन लोगों के कार्यक्रम की देखभाल भी की। तो कार्यक्रम देखने और कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने का भी अनुभव हुआ, पोस्टर लगाने का, बैनर लगाने का। तो ये सब बहुत सारा अनुभव मिला। उसके बाद लंबा समय दिल्ली में थिएटर देखने में गुजरा, कि मैं एक विशुद्ध दर्शक हूँ। तो दिल्ली में 2008 से जो थिएटर देखने शुरू किया, तो मैं रात में भारंगम के समय भी या उसके बाद भी 10-10 बजे, 11-11 बजे तक थिएटर देखने को लौटना, हर वीकेंड में जाके रंगमंच देखना किसी न किसी नाट्य मंडली में। और तो नाटक देखने का बहुत अनुभव हुआ। तो मंडी हाउस की जो गलियाँ थीं, उसकी जो चाय दुकान थी, वहाँ पे चाय पीते हुए एक ऑडिटोरियम से दूसरे ऑडिटोरियम में भागते हुए, बाद में उन्हीं जगहों पे कुछ थिएटर के साथी मिले, दोस्त बने, जिनसे अभी तक दोस्ती है, जिनसे बातचीत करके समृद्ध हुआ, अनुभव बढ़ा। तो ये दुनिया रही कॉलेज की और उसकी। तो कॉलेज की दुनिया उतनी हैपनिंग नहीं थी, लेकिन उसके बाहर की दुनिया काफ़ी, और जो थिएटर मंडी हाउस वाली दुनिया थी, जो एक ऑडिटोरियम से भाग के दूसरे ऑडिटोरियम में थिएटर देखना। और फिर चूँकि हम लोग एकेडमिक्स थे, तो एक सेमिनारों की भी दुनिया थी
कि आप नेहरू मेमोरियल जा रहे हैं, इंडियन इंटरनेशनल सेंटर जा रहे हैं, हैबिटेट सेंटर जा रहे हैं, जी। फिल्म फेस्टिवल्स हो रहे हैं। अभी ये बहुत सूखा पड़ गया है दिल्ली हाँ। में, ये सब हो नहीं रहा। हम लोग के समय में ओशियन सिने फैन फिल्म फेस्टिवल होता था, हैबिटेट में फिल्म फेस्टिवल होता था, बड़े बड़े लोग सेमिनार्स में आया करते थे। हम लोगों ने फरीदा खानम को, गुलाम अली को, जगजीत सिंह को सामने से Live सुना। परफॉर्म करते देखा सुना, लोगों की दीवानगी देखी उन लोगों के लिए। तो इन सब चीज़ों को देखने का बहुत सारा अनुभव हुआ, और जो स्पीक मैके में काम किया उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये नहीं, मतलब आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि मंडी हाउस में जो युवा मंडी हाउस की गलियों में अपने आप को घुमाकर और वहाँ से कुछ सीखता है, तो मुझे लगता है कि वो कार्य और मतलब वो कला के क्षेत्र में कितनी रुचि रखते होंगे। और इसके बाद जो एनडीटीवी का सफ़र रहा, वो किस तरीके का था? वहाँ पर किस तरीके की मतलब आप लेखनी का काम करते थे वहाँ? एनडीटीवी में मैं रिसर्चर का काम करता था। अच्छा। तो वो तो विशुद्ध न्यूज़ से जुड़ा हुआ काम था। जी। तो वो मांग और आपूर्ति का खेल होता है कि न्यूज़ को चूँकि रोज़ कुआं खोदने और रोज़ पानी पीने वाली बात है, कब कहाँ से कैसी कौन सी न्यूज़ आएगी, तो जी। वो आप उसमें उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। मेरे लिए वो फील्ड नया था, चूँकि मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। तो मैंने एनडीटीवी में बहुत कुछ सीखा, कैसे काम किया जाता है विपरीत परिस्थिति में, कैसे काम सीखा जाता है। जी। और वहाँ पे वो जो टीम थी पूरी, वो काफ़ी बहुत ही समृद्ध और बहुत ही हैपनिंग लोगों की टीम थी। तो उनके साथ रह के कैसे अपने व्यवहार को संयोजित किया जाता है। प्रोफेशनल हेजार्ड जो है कि जो काम आप नहीं जानते हैं उसको भी आप सीखते हुए कैसे कर सकते हैं, अपने को शांत संयत रखते हुए विपरीत परिस्थिति, विपरीत लोगों से कैसे सामंजस्य बना सकते हैं, और कैसे एक वर्किंग प्लेस कितना अच्छा हो सकता है जहाँ कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, आपको याद ही नहीं आ रहा है कि आप किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस तरह की ट्रेनिंग एनडीटीवी में मिली। तो एनडीटीवी में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हाँ। एक तो सर हबीब तनवीर, जिन पे आपने पीएचडी भी की है, तो मेरा पहला सवाल ये था, काफ़ी इच्छा थी कि मतलब आखिर आपने हबीब तनवीर को ही क्यों चुना? और भी तो आपके पास सारे ऑप्शन हाँ, थे। ये इसका कारण ये था कि रंगमंच को मैंने चुनने का निश्चय कर लिया था। तो रंगमंच मेरा ऑप्शनल पेपर था एमए में, तो अच्छा। आगे पीएचडी के लिए रंगमंच ही था। हाँ। तो मैंने एक एमफिल के लिए भी एक शोध प्रस्ताव लिखा था, वो हबीब तनवीर पे ही लिखा था, चरणदास शोर पे। अच्छा। वो हुआ यूँ कि 2008 में वहीं स्पीक मैके वाले कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ, उसमें हम लोगों ने चरणदास चोर का शो देखा, खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय। अच्छा। और उसी में हबीब साहब से मुलाकात हुई। तो हबीब साहब से मुलाकात हुई, उनको देखने का सौभाग्य मिला। तो उसके बाद पता चला कि ये जो चरणदास चोर के कलाकार हैं, तो वो कोई भी ट्रेंड एक्टर नहीं है, ये सब हबीब साहब ने चुना है, और वो लोक कलाकार हैं, पारंपरिक रंगशैली नाचा के कलाकार हैं। वर्कशॉप के जरिए उनको ढूंढा गया है, और वो सब हबीब साहब के साथ काम कर रहे हैं लंबे अरसे से। अच्छा। उनकी मंडली 1959 से काम कर रही थी, 74-75 से लगातार उन्हीं कलाकारों से वो काम कर रहे थे, 1974-75। तो एक दिलचस्पी बढ़ती गई। फिर हमारे एक सीनियर हैं, मुन्ना कुमार पांडे नाम है उनका। अच्छा। तो वो काम कर रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। जी। तो सत्यवती कॉलेज में है। जी, तो जी, वो जी। काम कर रहे थे हबीब तनवीर पे, बहादुर कलारिंग पे। अच्छा। उनके काम को हम लोग नज़दीक से देख रहे थे, चूँकि सीनियर थे हमारे, उनके साथ उठना बैठना था। तो उनके काम से नज़दीक से देख रहे थे। तो इससे पढ़ते पढ़ते हबीब साहब के बारे में दिलचस्पी जगी। और चूँकि मैं लोक परंपरा को जानता हूँ, मैंने अपने गांव में भी नाच देखा है, नाच के कलाकारों को जानता हूँ। और तो या तो ऑप्शन था कि आप भिखारी ठाकुर पे काम करें जी। तो मुन्ना पांडे जी विशाल ठाकुर पे काम कर रहे थे। तो इधर अवसर था, तो कि वहाँ से मिलते जुलते, और हबीब तनवीर का एक पूरा जब मैंने देखा तो उन्होंने पूरा भारतीय रंगमंच को बदला। जी। और उनको उसको आधुनिकता में जब हिंदी रंगमंच विकसित हुआ, जो अपनी जड़ों से कट गया था, हबीब साहब ने उसकी वापसी कराई और उसको पारंपरिक रूप से जोड़ा। तो मेरा जो अपना मन है इस कला रूप को अधिक, मतलब मुझे लगा कि मैं इसको बहुत नज़दीक से समझता हूँ और जानता हूँ, और पढ़ते पढ़ते रुचि बढ़ गई, इसलिए मैंने वो विषय प्रस्तावित किया, और वो विषय मुझे मिल गया। तो मैंने उस पर शोध करना शुरू किया। मतलब सवाल बहुत सारे हैं, समय की किल्लत है, तो हाँ। एक सवाल ये कि आप हालांकि थिएटर से जुड़े लोग हैं और काफ़ी रंगकर्मियों के बीच में आपका राबता रहता है। जी जी जी। तो थिएटर में एक चीज़ सर ज़्यादातर देखने को मिलती है कि विचारधारा महत्वपूर्ण है या कला महत्वपूर्ण है, तो आपका क्या मानना है इसमें? देखिए, मेरा तो मानना है कि इसमें एक बात है कि कला बिना विचार के नहीं हो सकती है, और आप कोई ना कोई विचार तो देंगे, लेकिन वह विचारधारा क्या हो। जी। तो कला मनुष्य के पक्ष में काम करती है हमेशा, और हमेशा मनुष्य के पक्ष में जब काम करती है, जब मैं कह रहा हूँ
तो यह भी कह रहा हूँ कि वह मनुष्य और मनुष्य में भेद नहीं करती कि यह मनुष्य अमुक जाति, अमुक धर्म, अमुक वर्ण का है तो हमारी कला उसके लिए होगी, अमुक देश का है, और दूसरी जाति, दूसरी धर्म, दूसरे देश का है तो हमारी कला उसके लिए नहीं होगी। कला मनुष्य के मात्र के लिए होती है, तो मनुष्य मात्र को आनंदित करती है। तो मनुष्य के लिए जो कला होगी, इस विचार के साथ जो कला होगी, मुझे मानता है कि वही कला होगी। और जो भेद करेगी, चाहे वो विचारधारा के आधार पे आधारित हो, जो मनुष्य मनुष्य का भेद करेगी वह कला नहीं होगी। क्योंकि थिएटर का आनंद भी है कि वो सबके लिए है। रंगमंच को कहा गया है कि वो 5वां वेद है, और आप जानते हैं कि बाकी जो 4 वेद थे उसको प्राचीन का जब वो बने तो कहा गया कि सब लोग उसके अधिकारी नहीं हैं। तो फिर ये हुआ कि वेदों की शिक्षा को आप सब लोगों को देंगे कैसे? तब ये हमारे भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में आता है कि वेदों की शिक्षा को आप लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे? तो किसी ऐसी विधा का निर्माण कीजिए जिसमें वेदों की शिक्षा को उसके जरिए लोगों तक पहुंचाया जा सके। तब भरत मुनि को बुला के ब्रह्मा ने नाट्यशास्त्र दिया और कहा कि जाइए आप नाटक खेलिए, और यह नाटक सबके लिए होगा, इसमें कोई भेद नहीं होगा कि इसको कौन देखता है। तो आप भी कभी नाटक करते हैं, या नाटक की जो बात की कला है, सिनेमा टेलीविज़न बनाते हैं, तो आप यह नहीं कहते हैं कि हमारा जो सिनेमा है ये फला आदमी ही देखे, फला गांव का लोग ही देखे, या फला जाति का आदमी आके देखे। सबके लिए होता है। तो वह वास्तविक रूप से जो 5वां वेद है वह रंगमंच है, वो सबके लिए होता है। तो उसमें सबकी चिंता शामिल होगी, तभी तो वह 5वां वेद होगा। अगर वह सबकी चिंता शामिल नहीं करेगा तो फिर वह 5वां वेद कहलाने का अधिकारी नहीं होगा। तो कला जो है वो मनुष्य के लिए होगा, और मनुष्य का किसी आधार पर वह भेद नहीं करेगा। ठीक बात। 1-2 और छोटे छोटे सवाल लेंगे, उसके बाद इस किताब पे बात करेंगे, और मुझे लगता है तब समय भी भी हमारे पास है 6-7 मिनट। तो अगला सवाल सर ये है कि आप रंगमंच में, मतलब ये जानते हुए भी आपको भी बेहतर रूप से पता है कि रंगमंच में जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो कम है, तो आप अपने आप को किस तरीके से इसमें सक्रिय रखे हुए हैं अभी, और किस रूप से आप काम कर रहे हैं? चूंकि मेरा पेशा तो रंगमंच है नहीं ना, रंगकर्म है नहीं, मैं रंगमंच का दर्शक मानता हूँ उस पर लिखता हूँ, और मेरा पेशा अध्यापन है, तो मेरी तो ज़रूरतें अध्यापन से पूरी हो रही है। रंगकर्मी के लिए दिक्कत है कि वह पेशेवर तौर पे आएगा तो वह कैसे करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप ईमानदारी से कोई काम करते हैं तो आप, और रंगमंच में आने वाला आदमी यह सोच के आता है कि उसको कम में गुजारा करना है, कि उसके आदतें ऐसी विकसित नहीं करेगा वो जिसमें हमें वह अपना, मतलब उसको यह पता है कि इसमें पैसा कम है, और हमेशा से रहा है। रंगमंच को हमेशा या तो सरकार सत्ता संरक्षण देती है, या तो अब जनता संरक्षण देती है। अगर आप ग्रामीण अनुभव रखते हैं तो आप जानते होंगे कि नाच, या जो भी नाच के प्रकार हैं, जैसे पवरिया है या नेटुआ है, जो भी है, उसका जो सट्टा किया जाता है, तो गांव का कोई जमींदार, कोई धनी आदमी अपने यहाँ के पर्व त्योहार पे बुलाता था, सबको दिखाता था, उसकी ज़रूरत वहाँ से पूरी हो जाती थी, और वह कला जो थी वह एस्टैब्लिश्ड था, उसमें लोगों को पैसा भी मिलता था। आधुनिक समय में सरकार अनुदान देती है, और आप चाहें तो जनता से समर्थन लेकर आप अपने लिए समर्थन जुटा सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें सिनेमा की तरह, टेलीविज़न की तरह पैसा नहीं है, और जो जिनकी ज़रूरतें इधर से पूरी नहीं होती वह क्या करते हैं कि वह उधर चले जाते हैं, सिनेमा और टेलीविज़न की तरह चले जाते हैं। इसको अपना एक ट्रेनिंग जोन बना लेते हैं। हाँ, मतलब सीखने के लिए यहाँ आते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन अंततः जो लोग रंगमंच में टिकते हैं वह जानते हैं कि हमको इसमें पैसा नहीं कमाना। लेकिन मुझे लगता है कि रंगमंच एक तरह से सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अभिनय तो हम लोग सब करते हैं, बचपन में भी आप अभिनय से सीखना ही शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ यूनिवर्सिटी में करते हैं, विद्यार्थियों के साथ थिएटर करते हैं, तो यहाँ थिएटर करने में पैसे का कोई दबाव नहीं है, ना हम लोग पैसे के लिए कर रहे हैं। हम लोग आपस में ही संसाधन जुटा के और कम से कम खर्चे में कैसे नाटक करें, इस पे काम करते हैं। हमको लगता है जब इस तरह से आप काम करते हैं, और हर बड़े निर्देशक ने कहा है, जब संसाधन सीमित होता है तो इमेजिनेशन व्यापक होता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि चूंकि आपके पास 2 ही बोतल है, 2 ही बॉक्स है, 2 ही कपड़ा है, इसी में आपको दर्शकों को दिखाना है, तो आप कल्पना से काम लेते हैं, तो वो ज़्यादा प्रभावी होता है। संसाधन मिल गया तब तो आपके पास पैसा है, आप कुछ भी दिखा सकते हैं, तो वह विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि वह उनकी कल्पना को एक्साइट करता है, और वह सोचते हैं कि हम क्या करें, और वह उनकी अपनी सेल्फ ट्रेनिंग में भी मदद करता है। बोलने का तरीका, खड़ा होने का तरीका, कॉन्फिडेंस अर्जित करने, दर्शकों को 100 लोगों के सामने कैसे वो
किसी दूसरे पात्र का अभिनय करेंगे जी। और याद स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, तो एक तरह से उनके संपूर्ण विकास में थिएटर मदद करता है। तो जो रंगकर्म मैं देख रहा हूँ वो मेरा पेशा नहीं है, जो कर रहा हूँ वह भी पेशा नहीं है, क्योंकि यह एक तरह से ट्रेनिंग का प्रोसेस है और जिसमें मैं खुद भी ट्रेन हो रहा हूँ और जो मेरे साथ हैं उनकी मदद से, वह भी मेरी मदद से वो ट्रेन हो रहे हैं, उनकी मदद से मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ। ये परस्पर सीखने की प्रक्रिया है। तो जो लोग अभी या तो रंगमंच में है या जी। जो पीढ़ी आने वाली है रंगमंच जी, में, जी। उनको आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा ऐसा कुछ संदेश नहीं है, क्योंकि अभी मैं खुद ही सीख रहा हूँ, तो मैं क्या संदेश दूंगा उनको। बड़प्पन है लेकिन यहाँ पे। हाँ, नहीं, बड़प्पन नहीं, सच बात है। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर जो विद्यार्थी हैं, चाहे आप एक बार रंगमंच को एक्सप्लोर करिए और देखिए कि आपके शारीरिक क्षमता का, आपकी ज्ञानेंद्रियों का इससे विकास हो रहा है कि नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको पेशे के तौर पे अपनाइए, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि वह, जो लोग कुछ दिन इसमें गुजारते हैं, आप अपने शहर के थिएटर को जानिए, अपने शहर के थिएटर ग्रुप से मिलिए और उनके साथ कुछ समय गुजारिए। देखिए वो कैसे अपना जीवन बिताते हैं, कैसे नाटक करते हैं, और संभव हो तो एक बार नाटक करिए, एक बार एक्टिंग करके देखिए। और उसके बाद आप अगर आपको लगता है कि आप इसको आगे लेके जा सकते हैं जी। तो आप पेशेवर तौर पे बाद में सोचिए, लेकिन उसके लिए गहन प्रशिक्षण से गुजरना होगा आपको। हाँ। लेकिन अगर इस कुछ सीखने की प्रक्रिया में रंगमंच से जुड़ेंगे तो अपने आप को बहुत कुछ दे पाएंगे, अपने आप को बहुत कुछ सीख पाएंगे, अपने आप से बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा युवाओं को, केवल थिएटर के युवाओं को नहीं, सारे युवाओं को जो पढ़ रहे हैं, फिलहाल कॉलेज में है, यूनिवर्सिटीज़ में है, आप कहीं भी खुद से करिए या अपने शहर के थिएटर कर्मियों से साथ जुड़िए और एक ना एक नाटक जीवन में अवश्य कीजिए। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक बात। आखिरी के एक और सवाल जी। कि हालांकि आप अभी इस मुकाम पे हैं जहां आपने आधी ज़िंदगी जी ली है और अभी काफ़ी एक्सपीरियंस करना है, तजुर्बा लेना है काफ़ी ज़िंदगी का, तो आपके लिए सफलता की परिभाषा क्या है? ये तो बहुत कठिन सवाल है। आधी ज़िंदगी तो मुझे लगता है 1/3 ज़िंदगी, जब मैं थोड़ा ज़्यादा जीने की इच्छा रखता हूँ। तो सफलता की परिभाषा मुझे अभी तक कुछ ऐसा मिला नहीं है कि मैं उसको परिभाषित कर सकूं। मुझे लगता है कि सार्थक होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि आपका जीवन अर्थपूर्ण है कि नहीं। जी। आप एक अंतिम क्षण में, जीवन के अंतिम, मतलब दिन के आखिरी पहर में एक अच्छी नींद ले पा रहे हैं कि नहीं। आपको लोग किस तरह से याद रख रहे हैं, किस तरह से अपनी मेमोरी में आपको याद रख रहे हैं। और बाकी अगर आप मैं उस पद्धति पे चलता हूँ कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ साधु न भूखा जाए, इतना कुछ मिल रहा है तो जीवन सफल है। लेकिन मेरे लिए सफल जीवन वही है कि मेरा जीवन किसी के अपने काम आ रहा है कि नहीं और दूसरे के काम भी आ रहा है कि नहीं। केवल अपने लिए तो सब लोग, मतलब पशु भी जी लेता है, तो मनुष्य के जीवन की सार्थकता इसमें है कि वो मनुष्य की तरह दूसरे के भी काम आता रहे, तो और उसको अभी- लोग अच्छे से याद करें। जी। तो आपकी अभी लाइफ, मतलब ज़िंदगी जो है व्यस्त चलती है, ज़िंदगी तो काफ़ी व्यस्त ही है, तो मतलब उसमें खुद के लिए समय निकाल पाते हैं क्या? अपने ही लिए। देखिए, चूंकि मैं वही काम करता हूँ जिसमें मुझे आनंद आता है, हाँ। तो एक तरह से मैं कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ जो दूसरे के लिए कर रहा हूँ, वो सारा काम मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। जी। जो चाहे वो अध्यापन का काम हो, चाहे विद्यार्थियों के साथ थिएटर करना हो, चाहे रंगमंच देखना और उसका रिव्यू करना, यह कोई काम मैं दूसरे के लिए नहीं कर रहा हूँ। यह सारा स्वांतः सुखाय है, इसी में आनंद आता है, इसलिए मैं करता हूँ। तो मुझे लगता ही नहीं ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ, और व्यस्तता का कोई ऐसा अनुभव भी नहीं होता। हाँ। ये है, क्योंकि आपकी रुचि का काम है तो उसमें हाँ, आपको ये व्यस्त- रुचि का काम नहीं है, ये काम वैसा है जिसमें आनंद आता है। जी। ये है। आखिरी ये सवाल है और उसके बाद हम इस इंटरव्यू का सिलसिला ख़त्म करेंगे। जी जी वैकल्पिक विन्यास, जी। उससे पहले कि आपको तो लोग बतौर रंगकर्मी समीक्षक के रूप में जान समीक्षक ही रहे जानते थे। हैं, रंगकर्मी नहीं जानते। हाँ, मतलब रंगकर्मियों के बीच आप बतौर जी, जी। समीक्षक के रूप में जी थे। तो डिजिटल मीडिया तो अच्छा मीडियम था, माध्यम था जहाँ पे आप अपनी समीक्षा लोगों तक पहुँचा जी, रहे जी, थे। तो जी। फिर आज के दौर में इस किताब की क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए, ये डिजिटल मीडिया में फुटकर लेखन आप करते हैं। थोड़ा सा मतलब इसको फुटकर लेखन मतलब कि आपने एक नाटक देखा, उसका रिव्यू लिखा, ठीक। या आपने किसी नाटककार पे केंद्रित कोई आलेख लिखा, उसको आपने अपने ब्लॉग पे डाल दिया, जी। या आपने कोई छोटी मोटी टिप्पणी की, वो की, उसमें कोई योजनाबद्ध नहीं है।
किताब ग्रंथ क्या है, एक योजनाबद्ध चीज़ होता है जहाँ से आपको व्यापक परिदृश्य मिलता है। जी और किताब एक किसी लेखक की महत्वाकांक्षा भी होती है कि उसका काम किताब की शक्ल में आए। जी तो ये मेरे पीएचडी के काम का 30% है, बाकी काम नया है इसमें। तो यह था कि इस किताब में मैंने हिंदी रंगमंच के विकास को व्यवस्थित तरीके से देखने की कोशिश की है और उस दृष्टि से, जिस दृष्टि से अब तक नहीं देखा गया है। वह काम आप डिजिटल मीडियम के जरिए नहीं कर सकते, वह काम आपको एक ग्रंथ की शक्ल में करना होगा। और फिर मैंने यह देखने की कोशिश की है कि उस हिंदी रंगमंच के विकास से हबीब तनवीर कहाँ पे जुड़ते हैं आके, और वह कैसे इस रंगमंच को प्रभावित करते हैं और इस इतिहास से उनका रंगमंच कैसे प्रभावित होता है और खुद उनका रंगमंच कैसा है। तो इतने परिप्रेक्ष्य में किसी चीज़ को देखना है, 150 सालों के रंगमंच के इतिहास को, और उसमें एक व्यक्ति के काम को केंद्रित रखना है। तो अब ये अलग बात है कि ये ई बुक की शक्ल में डिजिटल मीडियम में आ जाएगा, लेकिन वह एक जगह आना चाहिए। हाँ। तो एक जगह में आप इसको 20 घंटे की रिकॉर्डिंग में आप डाउनलोड करेंगे तो लोग नहीं देखेंगे। लेकिन अगर 400 पेज की किताब है और पठनीय है तो लोग इसको पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं। और किताब हमेशा ऐसी चीज़ होती हैं जो संदर्भ का काम करती हैं। आप अगर किताब की लाइब्रेरी रखे हैं तो आप गूगल सर्च करेंगे, देखेंगे, उससे पहले हो सकता है कि आप अपनी लाइब्रेरी से किताब निकालकर उसमें पेज पलट के, जैसे आपने फ्लैग लगाया है, फ्लैग लगा के वो संदर्भ आप पा सकें। इसलिए किताब की ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी और एक लेखक की महत्वाकांक्षा है कि किताब में छपना, इसलिए इसको किताब में लाना जरूरी था। ठीक है, तो किताब का नाम हुआ वैकल्पिक विन्यास। लिखने वाले आपके समक्ष बैठे हैं और प्रकाशन, इसके प्रकाशन का नाम है सेतु प्रकाशन। तो ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है? जी, ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, सेतु प्रकाशन की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। हाँ, तो आप प्रकाशन को भी फ़ोन करके आप किताब मंगा सकते हैं। तो मुझे मतलब मेरा तो सुझाव है कि आप लोग जाइए, इसको पढ़िए। और लेकिन सर एक चीज़, मैं ऐसे ही एक इंटरव्यू में नीलोत्पल मृणाल साहब से बातचीत कर रहा था, तो उनसे भी यही पूछा कि आपने किताब लिखने का क्यों सोचा। तो वो कहते हैं कि फिर बरगद की बात आती है, बरगद का जिक्र आता है कि किताब जो होता है वो बरगद की तरह होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उससे सीखती है और पीढ़ी दर पीढ़ी उससे पढ़ती है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको ऐसे ही पीढ़ियाँ पढ़ें, पीढ़ियाँ उससे सीखें और आप इसी तरीके से थोड़े सहज, थोड़े सरल बने रहें और आपके जीवन के लिए आपको ढेर सारी शुक्रिया। लेकिन मैं यहाँ एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए किताब प्रोडक्ट नहीं है, उत्पाद नहीं है जिसको मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये किताब जो मैंने काम किया है उसको सहेजने का प्रयास है, ताकि जो आपने पीढ़ियों वाली बात की कि पीढ़ियों के लिए वो संदर्भ का काम करे, कोई इस काम को देखकर अपने काम को आगे बढ़ा सके, एक्सपीरियंस, तजुर्बा ले सके। हाँ, अनुभव ले सके कि वो, या कुछ उसमें इतिहास खोज सके, कुछ अपने काम के लायक चीज़ खोज सके। किसी को अगर 4 पंक्तियाँ भी इस किताब से काम की मिल जाएगी तो इस किताब की भूमिका सार्थक हो जाएगी। और माफ़ कीजिएगा, समय 2 मिनट बाकी है, तो मैं बहुत लालची किस्म का आदमी हूँ। 1-2 सवाल और पूछ लेता हूँ। एक सवाल और, क्योंकि मेरे क्लास का मैं एक लाइन में या एक सेंटेंस में अगर आपको जिक्र करना हो हबीब तनवीर साहब को, तो आप क्या कहेंगे? हबीब तनवीर एक जीनियस किस्म के आदमी थे और आज से 70 साल पहले उन्होंने देखा कि भारतीय रंगमंच को किन रास्तों से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो 1954 में जो उन्होंने सोचा कि इस रास्ते से चला जा सकता है, भारतीय रंगमंच उस रास्ते पे 74 में चलना शुरू किया, 75-74 में, या 71 से 75 के बीच में। तो 20 साल पहले उन्होंने ये विज़न कर लिया था और उन्होंने यह भी देख लिया था कि जो हमारी आधुनिकता है वह परंपरा से विच्छिन्न हो चुकी है, लेकिन हमारी परंपरा में बहुत कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आप लेकर आगे बढ़ सकते हैं, जो लोगों को जीवंत रखने में काम आता है। जैसे आपने पैंट शर्ट के ऊपर ये गमछा धारण किया हुआ है, ये आधुनिकता के साथ परंपरा को धारण करना है। अभी धूप में निकलेंगे, ये गमछा आपको आच्छादित करेगा, धूप से बचाएगा। तो इस बात को हबीब साहब बहुत पहचान गए थे कि परंपरा के जो जीवंत तत्व हैं उनको लेकर आप चलेंगे तो हमारा जीवन गतिमय होगा, उसमें एक सामंजस्य आएगा, लय आएगी। आपने रवीश कुमार साहब के साथ काम किया, एक लाइन में अगर उन्हें आप कुछ मतलब बताइए, एक लाइन में उनके बारे में। तो रवीश जी के साथ काम करने की मतलब यही है कि उनके बारे में काम, ये अभी बहुत कन्फ्यूजन है कि मैं क्या कहूँगा। उनके साथ काम करके बहुत आनंद आया वो, और उनकी जो मेहनत है वह बहुत प्रेरित करती है कि वह व्यक्ति अपने 40 मिनट या 50 मिनट की शो के लिए जो तैयारी करते हैं या अपने किसी पोस्ट के लिए जो तैयारी करते हैं, हम लोग आसानी से किसी को खारिज कर देते हैं, किसी को वो कर देते हैं, वह उसके नज़दीक रहने पे लगता है कि वो 40 मिनट के लिए कितना झोंकते हैं अपने आप को, कितना खर्च करते हैं, और रोज़ वह काम करना है, यह आसान नहीं है। तो और उतने आघात प्रतिघात के बावजूद, इतने गाली और प्रशंसा के बीच में
अपने को जीवंत बनाए रखना और रोज काम करना, तो रवीश कुमार इस समय के दुर्लभ प्राणी इसलिए हैं कि वह ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और इस ईमानदारी से काम करने के लोगों का अभाव हो गया है। तो हम उनसे यह प्रेरणा ले सकते हैं कि हम जो भी काम करें ईमानदारी से करें। चाहे मैं अध्यापन कर रहा हूं तो ईमानदारी से करूं, आप अगर ये संस्कृति कर्मी का काम कर रहे हैं तो ईमानदारी से करें, विद्यार्थी अगर कोई है तो वो विद्यार्थी ईमानदारी से रहें और मेहनत करें, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। चलिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और मेहनत आसान चीज़ भी नहीं है। आप करते जाएंगे तो जितना आप मेहनत करेंगे उतनी आप बुलंदियों को छूते रहेंगे। हमारे साथ थे डॉक्टर अमितेश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। शुक्रिया।